हेलो दोस्तों। परसों जो क्विज़ हुई थी, तो परसों वाली क्विज़ डेली बेस पे जो क्विज़ होती है उस तरह की नहीं थी क्योंकि बन नहीं पाई थी, तो हमने एक एक्स्ट्रा क्विज़ करवाई थी। तो एक्स्ट्रा क्विज़ का जो पहला क्वेश्चन था, कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। तो युग्म अभाज्य संख्या का मतलब पहले समझ लेते हैं। युग्म अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनका ऐसे मतलब दो अभाज्य संख्याओं का समूह होता है जिनका अंतर दो हो। तो मतलब इसमें दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। एक पहली कंडीशन ये कि दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों का अंतर दो होना चाहिए। तो दोनों अगर इसमें देखें सवाल फिर से एक बार, तो कह रहा है युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कि तीन इसमें होंगे, एक कोई नहीं होगा। तो एक ये जो सी वाला ऑप्शन है ये इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 161 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इसे हम 7 से काटें तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, यानी 23 सत्ते 161 कह सकते हैं। तो 161 हमारा जो है ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो हमें तो पूरा युग्म अभाज्य संख्या चाहिए था। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, यानी यह हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो यही सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसका वही सोल्यूशन है ये। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो के समाधानों की संख्या। देखो समाधानों की संख्या का मतलब ये है कि x की कितनी वैल्यू निकलेंगी इसमें। तो देखो x के वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है, मतलब अगर जानना हो कि कितने इसमें वैल्यू निकलेंगे, तो जो x की सबसे बड़ी घात जो होगी वो भी मतलब बटे में ना हो। सिंपल बताना, अभी सोल्यूशन से पता चल जाएगा क्या है। तो जितनी बड़ी घात होगी उतनी हमारे सोल्यूशन निकलते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा ध्यान दें तो इसे हमने कुछ इस तरह लिखा है कि एक्स की पावर 1/3 और पूरे की पावर हो जाएगा 2 और प्लस एक्स प्लस 1/3। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम सबसे बड़ी घात देखें तो सबसे बड़ी घात जो है वो 2 की है। सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है। अगर यही घात 3 होती है तो 3 इसका आंसर होता है। यहाँ पे अगर 2 घात है इसलिए सबसे बड़ी घात जो होगी उतने ही हमारे समाधान निकलेंगे। ये सबसे डायरेक्ट देखने का तरीका है बस। अगर मान लो 3 होते तो 3 इसमें आंसर निकलते, उसमें अगर 4 है तो 4 निकलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3000 को आवर्ती दशमलव के रूप में लिखने पर किया होगा, मतलब क्या होगा इसका आंसर ये पूछ रहा है अगर इसे सॉल्व किया जाए तो अगर अब ऐसे ही समझ लें तो 1/3 की अगर वैल्यू जानते होंगे तो ये है हमारा 0.3 ऊपर बार, मतलब ये 3 के ऊपर बार है। जो यहाँ पे सब आंसर में दिख रहा होगा सब में बार लगा हुआ है, वो बिंदी जो है वो बार ही है एक तरह से। तो 1/3 की वैल्यू जब हमें पता है कि 1/3 जो है एक 0.3 होता है, 0.3 बार होता है। तो इसके सोल्यूशन में देख लेते हैं हमने क्या किया है इसमें। 1/3 सिर्फ हमने पहले क्या किया, 1/3 को सॉल्व किया। तो अगर मतलब 1/3 सॉल्व किया तो नीचे 1000 बचा, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे 3000 का, तो 1000 गुणे 3 होगा। तो एक हमने क्या किया है, 1/3 को सॉल्व कर लिया। 1/3 को सॉल्व करने पर आया 0.3 बार। अब क्या है कि हमें 1000 से भाग करना है। तो देखो जितने जीरो से मैंने भाग करना होता है उतने ही अंक हम दाईं ओर बाईं ओर खिसका देते हैं। तो हमारा दशमलव अभी है यहाँ पर, अभी हमारा दशमलव यहाँ पर है। तो अब 1000 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 3 अंक और दाईं ओर खिसक जाएगा। यानी यहाँ पर था 1 2 3, यानी 3 अंक बाद इधर दशमलव लग जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है वो 17,956 का वर्गमूल है। देखो वर्गमूल निकालने के 3 तरीके हमने बताए हैं, सोल्यूशन में देखते हैं। वर्गमूल निकालने के हमने 3 तरीके बताए और तीनों तरीके बहुत गजब के हैं। सबसे पहले ट्रिक तो सबसे लास्ट वाला अच्छा ही है, लेकिन अब पहले सब नॉर्मल बता देते हैं कैसे शुरू करना है हमें। सवाल की बात करें तो हमारा है 17,956। तो सबसे नॉर्मल तरीका जो होता है वो होता है ये दोनों दोनों नॉर्मल होते हैं, क्योंकि कभी इससे हो सकता है कभी इससे ना निकल पाए। तो सबसे नॉर्मल तरीका है कि इसे हम क्या करें कि गुणनखंड करें। लेकिन प्रॉब्लम ये भी थी कि हम तो मान लो कर लिए, 67 से पता चल गया, लेकिन मान लो हमें ना पता चलता कि 67 से कटेगा तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए क्या है कि मान लो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, गुणनखंड कर दिया। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका यही है भाग विधि का। ये हमारा गुणनखंड विधि और ये हमारा है भाग विधि। तो भाग विधि कैसे होगा ये हम बता देते हैं एक बार। गुणनखंड विधि सबको पता होगा। तो भाग विधि में करना क्या होता है कि सबसे पहले हमने नंबर लिख लिया।
अब नंबर हमारा है 17, 17 से है 17 9 हमें क्या करना है कि इधर से, यहाँ से इधर से हमें दो दो का जोड़ा बनाना है। यानी हमने पहले 56 का जोड़ा बन गया ये, फिर ये 79 का, और फिर एक अकेला बच रहा है। जो एक अकेला बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, जीरो के साथ हम रख दिया, हमने जीरो आगे बढ़ा दिया है, जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं। तो वो हमारा एक जोड़ा कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है कि इसका पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि उसी जैसे 1:1, सॉरी 1:1, एक एक करना हम एक पढ़ सकते हैं, दो दूना चार पढ़ सकते हैं, तीन तिरका 9 पढ़ सकते हैं, चार चौक 16, पाँच पचे 25, छः छंग 36, इसी तरह के पहाड़े इसमें पढ़ने हैं बस। तो अगर हम सबसे पहाड़े की बात करें कि एक जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 1 है, तो 0 1 किसके पहाड़े में आएगा, तो 0 1 आएगा। देखो एक एक करना हम एक पढ़ सकते हैं, दो दूना चार पढ़ सकते हैं, तो दो दूना चार तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम एक करना में एक, यहाँ तो एक लिखा यहाँ पर, एक लिखा यहाँ पर, एक करना में एक हुआ तो यहाँ पे एक लिख दिया। अब हमने क्या किया, घटाया इनको, तो एक से एक कट गया, कुछ नहीं मिला। अगला जो 79 था वो हमने 79 उतार लिया। अच्छा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जितना हमने गुणा किया था उतना ही जोड़ देना है। यानी एक का एक से गुणा किया था तो एक एक जोड़कर ये 2 हो गया, 2 हो गया। 3 नहीं देखना है अभी, सिर्फ अभी इतना देखते हैं 2 जोड़ने पर। अब क्या है कि 2 के बगल जो हमने 3 रखा है, तो हमने 3 ऐसी संख्या, मतलब ऐसा सोच के रखना है कि यहाँ पर जो संख्या रखेंगे वही यहाँ पे रखना होगा, और उन दोनों गुणा करने पर यहाँ पे आना चाहिए। तो हमने देखा कि जो मतलब यहाँ पर अगर मान लो हमने यहाँ पे 3 रखा है, तो 3 तिरका 9 हो गया, और 3 दूनी 6। तो वैसे ही कोई ऐसी संख्या रखनी चाहिए तो जो 79 से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें 3 रखने पर आंसर कम आ रहा है। तो ये हमने फिर इसे माइनस किया, माइनस करने पर 1056, मतलब 10 बचा इसमें, 56 ऊपर से उतर गया। अच्छा उतरेगा जोड़े ही, ये नहीं कि सिंगल नंबर को भाग से उतारते हैं, जैसे उतरेगा पूरा जोड़ा ही। अब क्या करना है कि जो 23 था, 23 में हमने 3 को हमने गुणा किया था 3 से, तो हमने 3 यहाँ पर फिर जोड़ दिया, तो ये हो गया 200, सॉरी ये हो गया 26। 23 में 3 जोड़ दिया, ये हो गया 26। अब हमें 6 के बगल ऐसे, मतलब इकाई अंक पे ऐसी संख्या रखनी है कि जितना यहाँ पर रखें उतना यहाँ पे रखना है, और पूरे गुणा करना पूरे में है। हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो 4 से हमने यहाँ रख दिया, 4 रख हमने यहाँ रखा, और 4 का हमने पूरे 264 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा आ गया 1056। तो ये कट गया। अब कट गया तो जो हमारा ऊपर आया ये हमारा हो जाएगा वर्गमूल। अब आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक बहुत अच्छी है, एक बार समझना होगा। हमें क्या करना है कि जब वर्गमूल निकालना हो, वर्गमूल का अलग है, घनमूल का अलग है। जब वर्गमूल निकालना होगा तो क्या करना है कि ये जो हमें क्या करना है कि लास्ट, मतलब दाईं ओर से, दाएं लास्ट से हमें 2 अंक के बाद एक लाइन खींच देनी। तो हमने देखो यहाँ पे 2 अंक के बाद एक लाइन खींच दिया है, तो हम लाइन खींच देंगे, ठीक है, चलो लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे 56 अलग हो गया, 179 अलग हो गया। अब हमें देखना है कि जो 56 का 6 है, 56 का 6 ये किसके लास्ट में आता है, मतलब किसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसके लास्ट में आता है। तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 यानी 6 आता है, और जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो लगभग 6 छत्तीस 36 6 आता है। तो यानी अब हमें कंफर्म तो है नहीं कि लास्ट में क्या होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 4 भी लिख दिया और 6 भी लिख दिया। अच्छा इन्हीं दोनों के अलावा किसी में और आएगा भी नहीं, ठीक है, इधर का काम कंप्लीट। अच्छा ये जो है ये हमें ये बताएगा कि इकाई अंक कौन सा होगा, लेकिन अब 2 में से कौन कन्फ्यूज़न है कौन सा होगा। अब हमें पता क्या करना है कि हमें 179 हमें चेक करना है कि 179 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में होगा। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो 13 के स्क्वायर होता है 169, और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो जो 179 है वो 169 से 196 के बीच में होगा। तो इसका मतलब कि वो 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में होगा। तो 13 और 14 का हम क्या कर देंगे, मतलब हम ये वो संख्या ढूंढनी होती है जो इन दोनों, जो इन ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इनके बीच में हो। तो यही दोनों स्क्वायर हैं जिनके बीच में ये आएगा 179। तो हमें क्या कर देना है, इस 13 14 को गुणा कर देना है। हमने गुणा करके 182 आंसर ले आए हैं। अब क्या करना है कि हमें कंपेयर करना है ये 179 182। अच्छा हमें सिर्फ 179 देख के बोलना है कि 179 कम है या ज़्यादा है, बस ये नहीं कहना है कि हाँ 182 ज़्यादा है 179 कम है, या 179 ज़्यादा है वो नीचे वाला गुणा करने पे ज़्यादा वो कम है, ऐसा नहीं। सिर्फ हमें मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है उसको हमें उससे देख कर कहना होता है कि ये कम है कि ज़्यादा है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये कम है। जब ये कम होगा तो यहाँ से हम छोटी संख्या उठाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 उठा लिया, ये हमने 4 उठा लिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे 2 संख्या ली थी इनमें से छोटी संख्या हमेशा ली जाती है। तो यहाँ पे हो गया 13, तो ये 13 आगे हमने उतार दिया, बस ये हो गया इसका 134 आंसर। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, अभी हो सकता है कि थोड़ा लग रहा हो अजीब।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अगला क्वेश्चन है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, वह को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। तो देखो, अगर हम देखो ये सिलेबस नहीं है, तो इसे हम डायरेक्ट ट्रिक से ही बताएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल का ही क्वेश्चन है, तो कंपटीशन लेवल के हिसाब से इसे करते हैं, क्योंकि बेसिक तो जानने की ज़रूरत नहीं है इसकी ज़्यादा। बस हाँ, थोड़ा सा जानना है कि देखो, जब हम मान लो ऐसे एक उदाहरण समझ लेते हैं फिर बताते हैं। जैसे कि मान लो कि हम 20 रुपये का 5 किलो 20 रुपये के 5 किलो हम चीनी खरीदते हैं 20 रुपये में। तो 20 रुपये में 5 किलो चीनी हमारी हो गई 20 रुपये में 5 किलो, 100 रुपये की। मान लो क्या कहते हैं, चीनी के दाम बढ़ गया, यानी 25 रुपये हो गया, और हम सामान उतना ही ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, जो खर्च होगा लास्ट में वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें कहने का मतलब यही है कि जितना हम अगर हमारा जो क्या कहते हैं रेट बढ़ता है, अगर हमारा रेट बढ़ता है और हम मात्रा उतनी ही रखते हैं जितनी हम पहले ले रहे थे, तो हमारा ये क्या है, खर्च भी बढ़ जाता है। ठीक, मेन यही पॉइंट रखना है कि अगर हमारा मतलब जे कीमत बढ़ी, अगर किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ी और हम सामान उतने ही ले रहे हैं, तो हमारा जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा उतना ही। अच्छा, परसेंट में दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। जैसे 20% हमारा कीमत बढ़ा है, तो खर्च भी हमारा 20% ही बढ़ेगा। परसेंट में दोनों की वैल्यू सेम होगी, ओरिजिनल में अलग अलग होगी। बस यही बताना है हमें। ठीक है, सोल्यूशन पे अगर देखें तो एक बार अच्छा डायरेक्ट जैसे हम समझा देते हैं, इसे हम समझा देते हैं, क्योंकि वहाँ बार बार क्वेश्चन कहाँ जाएंगे। कह रहे हैं कि दूध की कीमत जो है वो 20% बढ़ गई है। ठीक है, दूध कीमत बढ़ी है, तो हमें बताना है कि व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी होगी। मतलब हमें व्यय का जो खर्च है उतना ही रखना है, क्योंकि दूध कीमत बढ़ी तो खर्च भी बढ़ा, और खर्च हमें पुराना ही रखना है। तो इन्होंने कहा है कि दूध कीमत 20% बढ़ गई, तो इसका मतलब कि दूध का खर्च पूरा जो टोटल आता था वो भी 20% बढ़ गया होगा। तो अगर उसका 100 रुपये पहले रहा होगा खर्च, और 20% बढ़ गया, यानी 120 रुपये हो गया खर्च, और कह रहा है कि अब उतना ही लाना है पुराना वाला जितना था। तो क्योंकि अब तो ये दाम हो गया ना, तो हम इसमें किस में से कमी करेंगे, जिसमें जो अब हो गया है यानी 120 में से, तो हमें 20 कम करना होगा पहली बात तो, तब जाकर हम 100 ला पाएंगे। और 20 कहाँ से कम करेंगे, वो करेंगे 120 से। अच्छा, तो हमें परसेंट में बताना है, तो परसेंट बताने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया, यानी 20/120 गुणे हो जाएगा 100। यही चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया है कि अगर पहले उसका खर्च 100 रुपये रहा होगा, 20% बढ़ने से 120 हो गया होगा। अब वो कह रहा है कि उतना ही खर्च करो, तो उतना ही खर्च करने के लिए हमें 20 कम करना होगा। और कहाँ से कम करेंगे, क्योंकि अब इतना हो गया है, तो इसी से 120 से कम होगा। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो क्या कहते हैं दूध की कीमत होगी, जितनी मतलब कीमत होगी दूध की कीमत, मतलब कि जितनी भी कीमत बढ़ेगी उतना ही हमारा खर्च भी बढ़ेगा। बस हमारा क्या है कि जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो सेम होनी चाहिए। अगला सवाल है मंच के ऊपर से, इसे हम पहले ऐसे यहाँ बता दे रहे हैं, फिर उसमें सवाल में देखते हैं। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मंच की क्या होगी। देखो, इन्होंने कहा है कि मंच के ऊपर से, तो देखो मंच नीचे ज़मीन से ही होगा, तो मान लेते हैं ये ज़मीन है हमारा नीचे, और ये मंच इतना ऊंचा है। तो मंच के ऊपर से यानी यहाँ से 50√3 मीटर दूरी पर, यानी यहाँ से 50√3 मीटर दूरी पर एक टावर है। तो टावर तो ऊपर तो होगा नहीं कि यहाँ से आधा हो, तो वो तो ज़मीन से ही होगा ना टावर। तो ये टावर हो गया पूरा। टावर के शीर्ष, यानी शीर्ष यहाँ पर हो गया, शीर्ष के उन्नयन कोण जो है वो 30 है। यानी यहाँ से जो कोण बन रहा है नीचे से देखने पर, ये उन्नयन कोण मतलब नीचे से देखने पर, अवनमन मतलब ऊपर से देखने पर, तो ये 30 बन रहा है। तो ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है यहाँ पर, ये 30 बन रहा है। कह रहा है यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। अब टावर की ऊंचाई मतलब ये पूरे ऊंचाई, क्योंकि टावर तो ऊपर से नीचे तक है ना, तो ये 60 है पूरा। ठीक है, हमें बताना है मंच की ऊंचाई। तो हमने क्या किया, इस वाले को मान लिया कि ये जो है ये एक्स है, या एच मान लिया हमने, एच इतना मान लिया, ये सिर्फ नीचे वाला मंच वाला। अच्छा, पूरा 60 है और ये है हमारा एच, तो जो यहाँ ये बचेगा, ये हमारा बचेगा 60 माइनस एच यहाँ तक। ठीक, सवाल पे देखते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं, समझ में आ जाएगा ये। तो हमारा फिगर बन गया पूरा। हमें निकालना है एच के वैल्यू, यानी जो ये मंच है नीचे, मंच वाला ये इतना भाग। तो हमने क्या किया, सिर्फ ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इसे हमने सॉल्व किया। कैसे, अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार,
और लंब बटे आधार जो होता है वो होता है, हमने क्या, ये आर एस मतलब क्या है, लंब है, और एस ओ जो है मतलब नीचे वाला, ये हमारा आधार है। तो ये होता है टैन थीटा, और टैन थीटा के जो वैल्यू है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने एस आर एस की वैल्यू रख दी। आर एस की वैल्यू है 60 - h, और एस ओ यानी नीचे वाली वैल्यू हमारी थी 50/√3 यानी 50/√3, और टैन 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। अब √30 से √3 काट दिया, उसके बाद आगे सॉल्व कर दिया, यानी 50 चला आएगा इधर, 50 के बाद हमने एच इधर भेज दिया, 50 इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। तो हमारा जो मंच की ऊंचाई आएगी वो 10 मीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर। सिंपल है ये, सोल्यूशन हम देखते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या है कि फार्मूला में लगाना है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब जो ए और बी है उन्हीं को एक बार प्लस में रख दो, एक बार माइनस में रख दो। तो ए हमारा 425 है और बी हमारा 424 है, तो एक बार इनको माइनस में रख दिया, एक बार इनको प्लस में रख दिया। माइनस किया तो माइनस करने पर हमारा 1 आ गया, और प्लस किया तो प्लस करने पर हमारा 849 आ गया। दोनों गुणा कर दिया, हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4600 रुपये पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। आप देखो, ये तो सिंपल सवाल है, एस आर टी का फॉर्मूला लगा, वो पी आर टी फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर दिया गया है, मूलधन दिया गया है, जो समय दिया गया है, रेट दिया गया है। फार्मूला में पता ही है कि एस आई बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सबकी वैल्यू रख दो, सॉल्व करो, हमारा आंसर 1035 आ जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ हमने एक डायरेक्ट की है, ये हम बता दें। यहाँ पर सॉल्व करने पर आया 23 गुणे 45। हमने यहाँ पे डायरेक्ट गुणा किया है, कैसे किया ये हम बता देते हैं। वही हमने बताया भी था खैर, लेकिन हम इस तरह करके बता देते हैं कैसे किया है। सबसे पहले करना क्या होता है कि इनका और इन दो, मतलब दो अंकों को गुणा एक तरह से हम समझा रहे हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले लास्ट का लास्ट से गुणा करते हैं, तो पाते हैं 15, ये हमने 15 लिख दिया और हमने एक लाइन खींच दिया। अब आगे, अब करना ये होता है कि लास्ट पहले का आखिरी से और दो लास्ट का दो पहले से, मतलब ये दो का अपने, मतलब अब बाहर बाहर कह सकते हैं, अंदर अंदर कह सकते हैं। तो बाहर बाहर गुणा 5 दूनी 10, अंदर अंदर गुणा 12, और दोनों जोड़ दिया तो 22। अब यहाँ 22 लिख दिया, फिर अपने एक लाइन खींच दिया। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, पहले का पहले से, मतलब पहले पहले अंकों का गुणा, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 गुणा करने पर 4 हो गया। अब क्या करना है, 5 इकाई अंक ऐसे उतर आएगा, 5 ऐसे उतर गया। जो हमने लाइन खींची इसके बगल बगल हम जोड़ देंगे, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो गया। फिर 8 और 2 जोड़ देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद पन्ना की जो आयु है वो यूजीन की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष कम है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग कह रहा है कि 54 वर्ष हो, तो पन्ना की आयु क्या होगी। देखो, सबसे पहली बात तो पन्ना की आयु मान लेते हैं पी है, और यूजीन की आयु यू मान लेते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि उन दोनों की वर्तमान आयु जो है वो 54 है, तो अभी पी प्लस यू जो है वो वर्तमान की मानी और दोनों को जोड़कर 54 हो गया। अब इन्होंने जो पहली कंडीशन बताई है उसके हिसाब से अगर हम करें तो वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब है कि पी अभी तो पी वर्ष का था, 3 वर्ष बाद पी प्लस 3 हो जाएगा, और यू भी यू प्लस 3 हो जाएगा दोनों को। और ठीक है, उसमें कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पन्ना की जो आयु है वो यूजीन की आयु की 3 गुनी। तो 3 गुनी कहाँ है, तो यूजीन की आयु तो यू प्लस 3 है 3 वर्ष बाद, और गुणे की 3 गुनी से 4 वर्ष कम है, यानी पन्ना जो है वो 4 वर्ष कम है। तो हमें क्या कर देना होगा, इसमें यूजीन हमने क्या किया, +4 कर दिया। तो ये जो हमारा जो बैलेंस है ये बैलेंस बराबर हो गया। हमें क्या करना है, दोनों का बैलेंस भी रखना है ना बराबर करके, तो ये हो गया बराबर। अब इसको सॉल्व अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम बता देते हैं, यहाँ तो सॉल्व हमने कर दिया था, उसके बाद क्या किया कि हमें निकालना था पन्ना की आयु। तो हमने यहाँ से जो ये दिया गया था p प्लस यू बराबर 54, तो हमने u की वैल्यू यहाँ से निकाली तो p उधर भेज दिया, तो यू बराबर हो जाएगा 54 और माइनस हो जाएगा p। तो जहाँ u होगा वहाँ 54 माइनस p रख देंगे। तो ये यहाँ पर हमने u की वैल्यू हमने डायरेक्ट 54 माइनस p रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। आगे आप लोग सॉल्व करिए, 43 आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। देखो, इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है उसका फार्मूला होता है 180 गुणे n-2। अब इसका मतलब कि देखो,
हमें इसकी वैल्यू दी है, उनके आंतरिक कोणों का योग ये दिया है, और हमें ये एन का निकालना है, तो ये इसके बराबर ये इसके हो जाएगा। हमने काट दिया इसे, काटने पर हमारा आंसर खैर 9 आ गया है। और आप लोग करिए, बताना की ज़रूरत नहीं। वैसे हमने किया क्या है, ये 0 से 0 काट दिया, फिर 18 सत्ते होता है 126, और यानी n-2 बराबर 7, और 2 उधर भेज देंगे, जुड़ जाएगा, यानी 9 आंसर आ जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये एक बार हम ओरल कर देते हैं, फिर दिखा देते हैं कैसे किया मैंने। देखो, ये सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बॉड मास आना चाहिए। बॉड मास में क्या है कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट की बात करें तो सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, इसे सॉल्व करते हैं। जब ये खुल जाता है तब ये वाला मंझला ब्रैकेट खोलते हैं, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट खोलते हैं। अगर ये तो ब्रैकेट की बात हो गई। प्लस माइनस की बात करें तो सबसे पहले हम भाग देखते हैं, भाग सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर गुणा सॉल्व करते हैं, फिर प्लस, फिर माइनस। यानी सबसे पहले अगर भाग है तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, और फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस। लेकिन ये है कि ये ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड होगा कि ब्रैकेट के अंदर में ये सब है कि ब्रैकेट के बाहर है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें भाग तो है, लेकिन ये यहाँ पर है, कहाँ पर, ये। अब यहाँ पर थोड़ी ना पहले हम भाग कर देंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट के हिसाब से चेक करेंगे। तो ब्रैकेट हमारा सबसे छोटा ये है, तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट खोलेंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो दोनों माइनस हैं, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 4। ठीक, यानी ये दोनों संख्याएं जो हैं ये जुड़ जाएंगी। जुड़ने पर 7 4 11 बनेगी। 11 करने पर ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ख़त्म, यहाँ पर सिर्फ 11 बचेगा। अब 11 44 भागे 11 है, 44 भागे 11 मतलब 44 को 11 से भाग करो तो 11 चौक 44 होता है। तो ये पूरा सॉल्व करने पर आ जाएगा 4। ठीक, अब 4 आ गया। अब इनके बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये गुणा है बीच में, तो 7 और 4 गुणा करेंगे, 7 चौक 28, और माइनस में था इसलिए -28 हो जाएगा इसका। तो ये डायरेक्ट सोल्यूशन है, और इसी को हमने क्या किया है, एक क्रम से किया है। तो ये देख लीजिए आप लोग, इसी को हमने क्रम से कर दिया है बस। अगला क्वेश्चन है, एक नदी के ऊपर की ओर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक खेने वाला, मतलब कि वो नाव वाला कह सकते हैं, चलो, 8 घंटे लगता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। अच्छा, ये ऊपर की ओर नीचे की ओर का मतलब ये है कि देखो, जब नदी की बात आती है और उसमें बोट चलने की बात आती है, तो उसमें पहली बात तो दो चालें होती हैं। देखो, अगर हमें नॉर्मल चलना होता है तो चलो उसमें सिर्फ एक ही चाल हमारी चाल होगी, लेकिन अगर नदी की बात करें तो उसमें 2 चालें होती हैं। एक तो हमारी चाल होती है, यानी हम चाहे बोट पे हों चाहे खुद ऐसे तैर रहे हों, और दूसरी होती है धारा की चाल, धारा जिस तरफ बह रही हो। क्योंकि अगर हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमें क्या है कि उतनी स्पीड से नहीं चल पाएंगे जितना हम धारा की दिशा में चल पाएंगे। तो धारा की ऊपर, मतलब नदी की ऊपर की ओर का मतलब है कि नदी के हम विपरीत चल रहे हैं। नदी के ऊपर की ओर का मतलब है कि नदी के विपरीत चल रहे हैं हम। अब जैसे ऐसे ही समझ लें कि अगर हम विपरीत दिशा में चलेंगे धारा के, तो हमें जैसा लगेगा कि हम चढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जो ऊपर होगा इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं धारा के। लेकिन अगर नीचे की ओर, तो नीचे ओर का मतलब है कि धारा के हम दिशा में चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस यहाँ पे फार्मूला की बात करें तो फार्मूला हमारा पता होना चाहिए कि एस बराबर होता है, देखो नॉर्मल जो स्पीड का फार्मूला होता है वो d/t होता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लेकिन अगर अच्छा टाइम बराबर यहाँ पर देखें तो टाइम बराबर होगा, क्योंकि टाइम से मतलब इसलिए टाइम समझते हैं, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो चलो टाइम भी सही है, डिस्टेंस भी सही है, लेकिन जो स्पीड होगी वहाँ यहाँ पर 2 लोग की स्पीड होती है। एक होती है जो बोट चल रहा होता है, ठीक, और दूसरी होती है जो हमारी धारा, बोट हो चाहे व्यक्ति हो कोई, लेकिन उसका एक्स मानेंगे, और जो धारा होगी वो हमेशा वाई माना जाती है। अच्छा देखो, धारा की अगर हम दिशा में चलेंगे, धारा की अगर दिशा में चलेंगे तो हमारी स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ जाती है, तभी तो हम जल्दी तैर पाते हैं, इसलिए वहाँ पर प्लस हो जाता है। लेकिन अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो वहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक, तो यही फॉर्मूला लगाएं। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, कह रहे, अच्छा हमने क्या किया पहले, विपरीत नीचे की ओर बता रहा था कि नदी के नीचे की ओर जब चल रहा था तो उसे 5 घंटे लग रहे थे। तो वो 5 घंटे लग रहे थे, तो इसका मतलब ये 5 घंटे कैसे बने होंगे, दूरी बटे स्पीड से, दूरी बटे चाल से। तो दूरी तो हमें पता है 60 किलोमीटर जा रहा था वो, और जो स्पीड होगी वो एक्स प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहा है तो उसकी चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो एक्स प्लस वाई। यहाँ पर सॉल्व किया तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 12।
अब ये वाली वैल्यू जो है ये कह रहा था कि धारा के ऊपर की ओर जा रहा था, तब उसे 8 घंटे लग रहे थे। ठीक, तो 8 घंटे कब कैसे निकला होगा, दूरी बटे स्पीड। अब दूरी तो ठीक है 60 पता है हमें, लेकिन जो स्पीड है वो x माइनस वाई हो जाए। क्यों? क्योंकि जब धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी नाव की या जो भी है उसका माइनस हो जाएगा धारा से, तभी तो कम हो जाएगी उसकी स्पीड। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 7.5 यानी 7.5। अब देखो बहुत आसान है कि अच्छा यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, और बीच में से विपरीत चिन्ह है। देखो ये होता है तो बड़ा आसान हो जाता है सॉल्व करना। क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, ये जैसे किया है। और अगर y की वैल्यू निकालनी होगी तो दोनों घटा कर आधा कर देंगे बस। ये ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा था? इसका आंसर ये है, क्योंकि खेने वाले को पूछ रहा था तो खेने वाले की स्पीड जो होगी वो इतनी होगी, 9.75 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.6 बार को भिन्न रूप में बदलना है। ठीक है, तो 0.6 बार है। सिंपल है कि जब से सबसे पहले जो बार में दिया गया है वो हमने वैल्यू रख दी, और जितने अंक पर बार लगा होता है उतने ही हम बटे में क्या करते हैं 9 लिखते हैं। तो हमने क्योंकि एक ही अंक पे बार लगा इसलिए 9 एक बार लिखेंगे बस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, यानी ऊपर 2 बचा नीचे 3 बचा, 2/3 आंसर होगा इसका। बस सोल्यूशन इसका यही हमने पूरा लिख दिया है वैसे ही। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 144 रेडियो को बेचने पर, यानी 144 रेडियो हैं उनको बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसे हम बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ध्यान देना होगा ये इसको हानि हुई है, ये ऐसे सवाल देखो ये भी वही है कि बेसिक से इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ट्रिक से बताते हैं। इसने कहा है कि हानि हुई है, तो हानि हुई है तो ये हमने फॉर्मूला रख दिया हानि का। लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी CP हो गया हमारा क्रय मूल्य, SP हो गया हमारा विक्रय मूल्य, जितने में बेचा और जितने में खरीदा। मतलब CP होता है क्रय मूल्य यानी जितने में खरीदा गया, SP होता है विक्रय मूल्य यानी जितने में बेचा। अब लॉस कह रहा है कितना हुआ है, उसे कह रहा है कि उसे 96 रेडियो के बेचने के बराबर हानि हुई है। तो 96 गुणे SP, यानी मान लेते हैं कि उसने एक SP में उसने सामान बेचा। देखो हमने क्या किया है CP SP में डायरेक्ट मान लिया कि उसने एक सामान CP रुपए में ख़रीदा और उसने एक सामान SP रुपए में बेचा। CP SP मानने से थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब एक सामान SP रुपए में बेचा तो 96 सामान 96 SP रुपए में बेचा, और इतने की हानि उसको हुई है। तो यहाँ 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो इसका विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा 96 रेडियो का। और अच्छा उसने कहा 144 रेडियो बेचने पर। अब 144 रेडियो कब बेचेगा? जब 144 रेडियो ख़रीदेगा, यानी उसका जो CP होगा वो हमने माना है कि 144 CP हो जाएगा, और जो उसका बेचना हुआ वो 144 SP होगा। मतलब 144 CP उसने ख़रीदा और 144 SP उसने बेचा। अब क्या किया हमने, जो SP वाली वैल्यू है ये इसको हम इधर लिया है। अब इधर लिया है तो ये हमारा हो गया प्लस में, क्योंकि इधर माइनस में है। अब ये प्लस वाली वैल्यू हमने जोड़ ली तो 240 हुआ। 240 SP बराबर 144 CP। हमने क्या किया, पहले तो हमने 12 से काट दिया दोनों को। पहले हमने 12 से दोनों को काटा तो 12 दूना 24, 12 बार हम 144, फिर हमने 4 से काट दिए। तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 3। अब यहाँ पर क्या किया हमने, ये जो SP है SP की तो अपनी जगह पे है ही है, CP इधर गुणे में है तो इधर हम ले आए तो बटे में हो गया, और इधर ये जो 5 था ये 5 इधर आ गया तो नीचे बटे में हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट समझना होगा, क्योंकि हम समझ लो एक तरह से रेशियो से कर रहे हैं। मान लेते हैं कि CP जो है यानी ख़रीदा हुआ मूल्य 5 रुपये है, और जो SP है वो यानी बेचा हुआ मूल्य वो 3 रुपये है। तो अगर हम 5 का सामान खरीदें और 3 में बेचें तो 2 का नुकसान होगा, तो ये 2 का नुकसान हो गया। और नुकसान हमेशा जो होता है वो CP पे होता है, यानी खरीदे हुए मूल्य पे, यानी बटे 5 और गुणे 100। इसी को सॉल्व कर लिया तो हमारा लॉस परसेंट निकल आया। अगला क्वेश्चन है कि एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग जो है वो डेयरी उत्पादन है। ठीक है, और ताज़े शेष उत्पाद हैं। ठीक है, यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? देखो जो टोटल का 30% जो है वो डेयरी उत्पादन का है,
तो 50,000 यानी टोटल का अगर हम 30% निकाल दें तो डेयरी का उत्पादन पता चल जाएगा। तो इसमें बस यही करना था कि हमें क्या करना है, 50,000 का 30% निकालना है बस। तो 50,000 गुणे 30 और बटे 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंट हटाया तो नीचे 100, 2 0 कटा, गुणा कर दिया, 15,000 आंसर। अगला क्वेश्चन, अब ये भी देखो, ये चाहे तो यहीं पे कर सकते हैं, हम इसे यहाँ पे कर दे रहे हैं, सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हमारा सबसे छोटा वाला ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देख रहे हैं, अच्छा ये माइनस प्लस से कंफ्यूज ना होना, ये वाली वैल्यू जो है ये माइनस में और ये दोनों माइनस में, हमें इन दोनों का भाग करना है। तो ये कुछ इस तरह होगा कि 28 और भाग है तो भाग मतलब बटे हो गया -4, तो ये माइनस से ये माइनस कटेगा और ये हो जाएगा 7, 7 चौक 28। तो यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूरे की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक, अब 63 भागे 7 यानी 63 बटे 7, तो 63 को अगर हम 7 से भाग करें तो 7 9 63 होता है, यानी इस पूरे को सॉल्व करने पर, ये पूरा सॉल्व करने पर आएगा 7 9 63 यानी 9। अब ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, यानी -5 और 45 9 का गुणा, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 यानी -5, यानी इस पूरे का सलूशन यहाँ से यहाँ तक जो है वो हो जाएगा -45। अब ये भी माइनस में और ये भी, एक मिनट, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में और दोनों को प्लस करना है, तो -45 और -5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा -50। तो ये पूरा सॉल्व करने पर हो गया -50। अब हम जब 250 को -50 से भाग करेंगे तो ये 0 0 कटेगा, 5 पचे 25 यानी 5 आएगा, लेकिन माइनस वाला माइनस के साथ हो जाएगा, तो ये -5 आएगा आंसर इसका, सी वाला ऑप्शन होगा। ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन अब देख लीजिए, जैसा भी किया वही एक लाइन से जैसे किया वैसे हमने कर दिया, यहाँ पर जैसे बताया वैसे कर दिया गया। कह रहे कि सोमा की वार्षिक आय जो है वो 15 लाख है, हर महीने वह जो है वो 30,000 रुपये EMI देती है, तो जो EMI दे रही है उसकी प्रतिशतता बतानी है मासिक वेतन में। तो ठीक है, देखते हैं सवाल सॉल्यूशन इसका। कह रही है कि सोमा की जो वार्षिक आय है वो 15 लाख है, तो अगर वार्षिक आय 15 लाख है तो मासिक आय निकालने के लिए 12 से भाग करेंगे, तो 12 से भाग किया तो 1,25,000 उसका मासिक आय है। ठीक है, अब उसी आय जो कमाई हुई उसकी, उसी में से उसने EMI दी 30,000 की, तो जो निकालना है पहले देखो EMI का प्रतिशतता निकालनी है, तो कितनी EMI दी उसने, 30,000 की EMI दी, कहाँ से दी, जितना उसने कमाया एक महीने में, यानी 1,25,000 और गुणे 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंट निकालना है, बस इसको सॉल्व कर दिया तो हमारा 24% आया ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये हम सोल्यूशन से ही बताते हैं, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें मुझे भी हुई थी, थोड़ा सा गलत हो गया था शुरुआत में। सबसे पहले देखो ये बार तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले, मतलब ब्रैकेट से भी पहले हम एक बार, अगर उसके अंदर बार है तो पहले बार वाला सॉल्व करेंगे। तो अगर हमने बार वाला सॉल्व किया तो ये आया इसका 7 में से 5 घटाए 2 आया। अब देखो यहाँ पर अब क्या है, इस ब्रैकेट में हमें क्या क्या मिला है, माइनस भी है, गुणा भी है, भाग भी है। तो हमने बताया था पहले, सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, तो हमने इस पूरे को भाग में बटे में कर दिया, यानी 5/2 में हो गया, और गुणे हमारा 2 था तो 2 में गुणे में लिख दिया ये। फिर 2 से 2 कट गया, बचा हमारा 20 - 5, तो 20 - 5 हो गया हमारा 15। फिर आगे 15 को हमने 15 से गुणा कर दिया, 225 होगा। 200 अब दो हमें क्या करना है, 26 में से 225 घटाना है, तो 26 में से 225 घटाया तो -199 आया, और उसमें फिर से 10 हमें घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू जब हम यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी बीच में सिर्फ माइनस ही वैल्यू रहेगी, ये पूरा पूरा माइनस होगा, तो घटाने पर हो जाएगा 189 माइनस में। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल था, खैर कह रहा था कि 37,28,456 में 7 के इकाई स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताना है। देखो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे 7 लिखा है उसके बाद जितने अंक हो गए उतने जीरो, तो 2 3 2 5 जीरो, यानी 1 2 3 4 5। अब देखो किसी भी चीज़ का जो का अंकीय मान होता है वो खुद वही संख्या होती है, यानी 7 का अंकीय मान 7 ही होगा। अब दोनों को ऐड कर देना है, तो 7 0 0 0 0 7, ये इसका आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन होगा, वही हमने सॉल्व करके दिया है। अब ये वाला सवाल जो है ये अच्छा सवाल है,
ये कह रहा है कि सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:4 है। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 11:9 हो जाएगा। तो चिराग की वर्तमान आयु देखो, इसे हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से कैसे करेंगे ये बताते हैं। हमने मान लिया कि जो क्या नाम था, सुरेश और चिराग, ठीक है। सुरेश को मान लिया कि सुरेश एस है और जो चिराग है वो सी है। दोनों का जो अनुपात है वर्तमान आयु, तो वर्तमान देखो, वर्तमान दिखाने के लिए हमने क्या किया है कि 0 लिख दिया उसके ऊपर छोटा सा। इस समय ये पता चलेगा कि हाँ ये वर्तमान की बात कर रहा है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो 5:4 है, ठीक है। और 3 साल बाद, तो 3 साल बाद के लिए हमने क्या किया, दोनों +3 किया। +3 करने के बाद क्या करेंगे कि अच्छा, अब दिया है 11:9। अब एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि जब भी किसी की आयु की बात की जाए, कोई दो लोग हैं, जैसे कोई भी दो लोग हैं, मान लेते हैं दो भाई, एक भाई बहन है या भाई भाई हैं, मान लेते चलो भाई भाई हैं दो लोग, और एक 9 साल का है, एक 10 साल का है, यानी 1 साल का अंतर है, मान लेते हैं कि 1 साल का अंतर है। तो चाहे वो जितने बड़े हो जाएंगे वो हमेशा उनके जो आयु का अंतर होगा वो हमेशा 1 साल ही होगा। मतलब कि कभी भी उनकी आयु ये नहीं कि एक रुका है और बाद एक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो उनकी आयु का अंतर होगा वो सेम ही होगा, हर, चाहे वो बूढ़े हो जाए, चाहे वो जवान पे देखें, मतलब चाहे जैसे रहें, उनकी आयु का जो अंतर होगा वो एक ही होगा। तो उसी तरीके से जब ये चिराग और सुरेश की बात हो रही थी वर्तमान में, जब वर्तमान में जो इनका अगर हम अनुपात का अंतर निकालें तो अनुपात का अंतर 1 आ रहा था। मतलब 5 और 4 हमने घटाया तो 1 आया। अब 3 साल बाद का जो हमने घटाया तो वहाँ 2 आया। तो ये अंतर जो अलग अलग आ रहा है, अंतर एक गलत नहीं होना, मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए था, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन 1 और 2 को बराबर करना होगा। तो यानी अगर हम ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए था। तो हम इसमें 2 करने के लिए हमने क्या किया, इस पूरे में 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करने पर ये हो गया 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब इनका अंतर देखो कितना है, अब अंतर जो है वो है 2, और इनका अंतर कितना है, इसका भी अंतर 2। तो अब इनका अंतर जो है वो मतलब एक तरह से बराबर हो गया। अब एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा कि ये 10 से 11 हो गया और ये 8 से 9 हो गया, तो एक एक बढ़ गया है। ये एक जो बढ़ गया है ये कितने साल में बढ़ा है, ये बढ़ा है वर्तमान से 3 साल बाद, यानी 3 साल में। तो एक बराबर जो है वही 3 के बराबर हो गया, मतलब जो एक यूनिट है वो समझ लो 3 वर्ष के बराबर हो गया। हमें निकालना है चिराग की वर्तमान आयु। तो चिराग की वर्तमान आयु पहले तो ये थी, लेकिन बदलने के बाद वो अब जो है वो 8 हो गई है। तो 8 की वैल्यू निकालने के लिए 8 को 3 से गुणा कर दिया, 8×3 = 24। ये आंसर हो गया हमारा। ओके गाइस, धन्यवाद।